नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए 46 लेक्चर नंबर 46 होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और ये पूरा कोर्स मैंने इतनी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसने कभी इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ा ना उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पूना पैक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था पूना के अंदर। पूना में उस समय एक जेल है, यरवदा जेल, उसमें बंद हैं गांधी जी। ठीक है, वहीं पर ये समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। इसी कारण से इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। ये टाइम है बच्चों 24 सितंबर 1932 की बात है। पूना पैक्ट क्या था वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये हुआ क्यों, ये आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए। इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए बैकग्राउंड इसका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि अगर आप क्रम से वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपको एहसास हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आपको पता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जो 3 सत्र में हुए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पढ़ा आपने? पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो नवंबर 1930 से शुरू होता है और चलता है जनवरी 1931 तक। ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फेल हो गया था। कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या गजब कहा था कि भैया ये ऐसी बारात थी जिसमें दूल्हा ही नहीं गया था। उसका पूरा प्रेशर जो भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे उनके ऊपर बन गया। उनके ऊपर ब्रिटिश प्रशासन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना प्रेशर आया कि भैया किसी भी कीमत में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो शामिल होना चाहिए, और स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी तो जरूर शामिल हो। ये पूरा प्रेशर बना दिया गया लॉर्ड इरविन के ऊपर। तो लॉर्ड इरविन बार बार भाग भाग के गांधी जी के पास आ रहा था मिलने के लिए। उसके बाद सिचुएशन ऐसी थी कि गांधी जी को भी समझौता करना ही पड़ा। वो सिचुएशन क्या थी वो आपने पढ़ा तो आपको एहसास हो गया होगा कि जैसे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हुई हैं तो वो अब दम तोड़ दिए थे कि भैया इतने दिनों तक बिना पैसों के कैसे उनका घर चलेगा। मजदूर वर्ग बड़े परेशान हो गए थे, महिलाएं बहुत परेशान हो गई थी कि इतने दिनों तक घरों से बाहर रह के कैसे आंदोलन करेंगी। और गांधी जी की भी फिलॉसफी थी कि भैया आंदोलन जो सक्सेसफुल होते हैं तभी जब आंदोलन की जो नीति है ना वो संघर्ष विराम संघर्ष की हो। मतलब कुछ समय तक संघर्ष किया जाए, फिर विराम लेकर दोबारा से चार्ज होकर दोबारा से लड़ाई की जाए। तो ये सब सिचुएशन थी। गांधी जी ने इरविंग के साथ पैक्ट कर लिया 5 मार्च 1931 को। वो पूरी चीज़ें आपको पता है। और लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि भैया उस समय गांधी जी इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरी की पूरी आपकी जो अंग्रेजी हुकूमत है वो गांधी जी के घुटनों पर उतर गई थी। यहीं पर गांधी जी पर आरोप लगता है कि अगर गांधी जी हट कर लेते कि भैया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी आप छोड़िए तभी मैं ये पैक्ट करूंगा, ये समझौता करूंगा, तो अंग्रेज ये मान ही जाते। ऐसा आलोचना करने वाले जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं। क्योंकि 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, ये आपको पता ही है। और उससे पहले 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। हालांकि महात्मा गांधी ने इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छुड़ाने का बात रखा था, लेकिन इरविन माना नहीं। इतिहासकार क्यों गांधी जी पर यह लांछन लगाते हैं, ये क्यों आरोप लगाते हैं कि आरोप ये लगाते हैं कि गांधी जी ने पूरा जोर नहीं लगाया। जैसे बाकी अभी पूना पैक्ट होने जा रहा है, इसमें गांधी जी आमरण अनशन करने लग जाते हैं, ऐसा ही कुछ अंग्रेजों के सामने कर देते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छुड़ाया जा सकता था। अब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता तो हो गया, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस इस समझौते को हाँ करने के लिए, मतलब औपचारिक रूप से ठप्पा लगाने के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाती है। 29 मार्च 1931 की बात है, कराची में ये अधिवेशन होता है। जब कराची में ट्रेन से पहुंचते हैं गांधी जी, इतना विरोध होता है क्योंकि 29 मार्च की डेट है
और इससे 6 दिन पहले ही भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हो चुकी है। ये जो सिनेरियो है, ये जो सिचुएशन है, वो जो समय है, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ही हैं। और लोगों ने स्टेशन पर इतना जाम लगा दिया विरोध करने के लिए, काले झंडे गांधी जी को दिखाए गए, गांधी जी को नारों का सामना करना पड़ा कि गांधीवाद मुर्दाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद, ऐसे से जो है उनके खिलाफ नारे लगाए गए। लेकिन गांधी जी जैसे तैसे वहाँ से गए और उसके बाद उन्होंने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के लिए शांति सभा का आयोजन किया, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कांग्रेस ने वहाँ पर कराची अधिवेशन के माध्यम से जो इरविन और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था वो पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये समझौता होने के बाद अब ये तय हो गया कि भैया दूसरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कांग्रेस, और स्पेशली गांधी जी जाएंगे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दिया मैंने, गांधी जी वहाँ गए थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड वाला था, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास की ओर से जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी आए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से मांग रखी कि भैया जैसे मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया है, और 1909 में आपने पढ़ा पार्लियामेंट्री सुधार, तो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मतलब पृथक निर्वाचक प्रणाली ले आए थे कि मतलब ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जब चुनाव होगा तो मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा, और उनको वोट करने का अधिकार भी केवल वहाँ की जो जनता, मुस्लिम जनता है, वही वोट कर सकती है, और बाकी समुदाय वालों को वोट करने का अधिकार नहीं होगा। ये सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि 1909 में आपने मुसलमानों को दे दिया, और 1919 में आपने सिखों को भी दे दिया, जो है एंग्लो इंडियन को भी दे दिया, ईसाइयों को भी दे दिया, ऐसे ही हमें भी आप माइनॉरिटी घोषित कीजिए, हम दलित समुदाय के लोगों को भी आप माइनॉरिटी घोषित कीजिए, और हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दीजिए। ये सुनते ही जो उस समय अध्यक्ष थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, वो तो खुश हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए था। बहाना किस बात का, जानते ही आप, शुरू से ही 1905 से ही फूट डालो राज करो की नीति के तहत वो अपना फ़ायदा उठा रहे थे। तो जब भी मेंस के क्वेश्चन में फूट डालो राज करो की नीति के प्रमाण देने की बात आएगी कि भैया अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की जो नीति है उसके प्रमाण देने की बात आएगी, साक्ष्य देने की बात आएगी, तो इन बातों को आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो अंग्रेज खुश हो गए, क्योंकि उनको तो ये चाहिए था कि तोड़ना है, और पहले तो धर्म के नाम पर सब अलग सिस्टम मांग रहे थे, समुदाय के नाम पर, लेकिन अब एक ही धर्म के अंदर भी टुकड़े हो रहे हैं, हिंदू धर्म के अंदर ही टुकड़े करने का उनको मौका मिल गया। तो वहाँ पे रैमजे मैकडोनल्ड ने कह दिया कि भैया ये जो आपका जो प्रॉब्लम है ना, ये आप लोग मिल के इसको सुधारिए, नहीं तो कुछ समय बाद हम इस पर एक्शन लेंगे। और आपने पढ़ा 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की, या इसे सांप्रदायिक पंचार्ट भी कहा जाता है, इसे रैमजे मैकडोनल्ड घोषणा भी कहा जाता है। और ये घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932, ये डेट तो याद रखनी है आपको। इस घोषणा के तहत ये घोषित कर दिया गया, भैया जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो मतलब दलित वर्ग है, वो अब अल्पसंख्यक होगा, उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। जैसे मुस्लिम समुदाय था, सिख समुदाय था अल्पसंख्यक ने, ऐसे ही जो माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया, किसको, दलित समुदाय को। इसके अलावा ये भी घोषणा कर दी गई कि भैया जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है ना, उनको सीटें कितनी रिजर्व होंगी, वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से होगा, जितनी अनुपात में उनकी जनसंख्या है उतने अनुपात में उनको सीटें रिजर्व की जाएंगी। और ये घोषणा कर दी गई कि भैया जो दलित वर्ग है उनके लिए 71 सीटें, 71 सीटें सभी प्रांतों में रिजर्व होंगी, ये घोषणा कर दी गई। उसके बाद गांधी जी तो उस समय जेल में थे,
मतलब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विवाद हो गया, तो गांधी जी जब वापस आए 28 दिसंबर 1931 की बात है, वापस आए, उन्होंने गांधी जी ने दोबारा से अपना जो पहले वाला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरुआत कर दिया। और इस समय जो भारत का वायसराय था वो बदल चुका था, और भारत का वायसराय इसमें लॉर्ड वेलिंगटन बन चुका था। उसने तुरंत गांधी जी को जेल में डाल दिया, पूना की यरवदा जेल में डाल दिया। अब गांधी जी पूना की यरवदा जेल में हैं। अब जब 16 अगस्त 1932 को जब ये घोषणा होती है, इस समय गांधी जी जेल में ही हैं। 16 अगस्त 1932 को जब सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा होती है ना, तो उस समय गांधी जी जेल में ही हैं। और उस समय 2 दिन बाद 18 अगस्त 1932 को गांधी जी लेटर लिखते हैं रैमजे मैकडोनल्ड को कि भैया इसको तुरंत आप जो कम्युनल अवार्ड में घोषणा की है, आप हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की साजिश रच रहे हो, इसको तुरंत इस निर्णय को वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं अनशन करूंगा यहाँ पर। उसके बाद जब उनको मनचाहा उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने डेट याद रखिएगा 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर को वो जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। किस लिए आमरण अनशन पर बैठते हैं? कि भैया वो कहते हैं कि जब तक दलित वर्ग के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट और इनको जो माइनॉरिटी घोषित किया गया है, ये डिसीजन वापस नहीं लिया जाता, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। और यहाँ पे पूरा प्रेशर किसके ऊपर आ जाता है पता है? बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। अम्बेडकर जी का जो ऑफिस था उस समय मुंबई के अंदर था, और वहाँ पे उनके ऑफिस के बाहर इतने नारे लगाए जाते हैं, इतने नारे लगाए जाते हैं उनके खिलाफ। और गांधी जी की तबीयत भी बहुत जल्दी बिगड़ती जा रही थी, तो इसलिए पूरा प्रेशर अंबेडकर साहब के ऊपर आ रहा था। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि भैया मैं अपने समाज के लिए नहीं झुकूंगा, मैं एक राजनीतिक जो महात्मा है उनके जान के लिए मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन इतना प्रेशर आ गया, उसके बाद मदन मोहन मालवीय, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, इनके प्रयासों से, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, मिलने को तैयार हो गए गांधी जी से अंबेडकर साहब। तो ये नाम याद रखिएगा, यहाँ से ये नाम याद रखिएगा आप, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से मिलने को तैयार हो गए और गांधी जी से मुलाकात करते हैं जेल के अंदर अंबेडकर साहब। और गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में वहीं पर समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। तो इस समझौते को ही पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है, ठीक, या यरवदा समझौता भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा ये समझौता हुआ था, तो एक तरफ डॉक्टर भीमराव साहब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी और इनके और भी जो अनुयायी थे उन्होंने साइन किया था, ठीक। अब इसमें समझौता हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लीजिए। अब देखिए 71 सीटें रिजर्व की गई थी कम्युनल अवार्ड में, किसके लिए? दलित वर्ग के लिए। लेकिन यहाँ पर 148 सीटें रिजर्व कर दी गई दलित वर्ग के लिए। लेकिन फ़र्क इतना था कि जो ये आरक्षण दिया गया था ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ये बाहुल्य हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट, चुनाव में कैंडिडेट दलित समाज का ही व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन वोट करने का अधिकार उस समाज के, उस क्षेत्र के सभी लोगों को वोट करने का अधिकार होगा, जैसे आज भी है। लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम लागू हो जाता, जो 71 सीटें रिजर्व की गई थी, उसके तहत क्या होता, जो जिस क्षेत्र में जो दलित वर्ग का कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है, तो दलित वर्ग चुनाव में खड़ा होता, लेकिन वोट करने का अधिकार उस क्षेत्र के जो दलित लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो ही वोट करने जाते हैं। बाकी अन्य वर्ग के लोग वोट करने का अधिकार उनको नहीं था, जैसे मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम किया गया था, ठीक है। तो ये इस पूना पैक्ट के माध्यम से
सही हो गया। अगर शायद ये पूना पैक्ट ना हुआ होता तो हमारा समाज अंदर से ही अंदर टूट जाता शायद। हमारा जो हिंदू धर्म के लोग हैं ये अंदर से ही अंदर विभाजन हो जाता। ये दूरदर्शी हमारे गांधी जी थे ही, इस कारण से उन्होंने हट कर लिया ये पूना पैक्ट करवाने के लिए। लेकिन अंबेडकर साहब को भी ये डर था कि भैया ये जो पूना पैक्ट हो गया है इसके कारण से हमें आगे नुकसान तो बहुत होने वाला है। इससे नुकसान हुआ भी। आप देखिए स्वतंत्रता के बाद जब चुनाव लड़े गए, भले इनके लिए सीटें रिजर्व थी, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लास के जितने भी कैंडिडेट थे ना वो हर जगह से हार गए। इन्होंने अपना एक, जहाँ जहाँ सीटें रिजर्व थी दलितों की, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन दूसरी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दलित खड़ा कर दिया। और यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट्स वाला सिस्टम है ना, सभी लोग वोट कर सकते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। तो जॉइंट इलेक्टोरेट ने जो इनके खिलाफ पार्टी थी उनको जिता दिया। तो इवन बाबा साहब अम्बेडकर भी चुनाव हार गए थे, खुद चुनाव हार गए थे। इनकी पार्टी के सभी लोग तो हारे हारे, ये भी हार गए थे, भले सीटें रिजर्व थी तब भी। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया भैया कि क्या हुआ। 148 सीटें रिजर्व कर दी गई दलित वर्ग के लिए, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम लगा रहा। साधारण जो आरक्षण जो आज की डेट में वो है, ठीक है। जबकि कम्युनल अवार्ड जो घोषणा हुई थी उसमें 71 सीटें तो दी गई थी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के माध्यम से। अब देखिए इसके अलावा यहाँ ये भी फैसला हुआ कि भैया ऐसा नहीं कि केवल 148 सीटें हैं जो आरक्षण वहीं आप अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकते हो, नहीं। आप डिप्रेस्ड क्लास के कोई भी कैंडिडेट को जनरल कॉन्स्टिट्यूशंसी से, मतलब जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां आरक्षण नहीं है वहां भी आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हो, चुनाव लड़ा सकते हो। तो जो 148 सीटें लगभग थी ना, वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी रिजर्व थी, किस किस प्रांत में, वो मुख्य तौर पर बता देता हूँ। 30 सीटें मद्रास प्रांत में थी, मद्रास कॉन्स्टिट्यूशन में, और 30 सीटें बंगाल के अंदर, 20 सेंट्रल प्रोविंस में और 20 ही यूनाइटेड प्रोविंस में। सेंट्रल प्रोविंस मतलब जो आज का मध्य प्रदेश है, और यूनाइटेड प्रोविंस मतलब जो आज का यूपी है। 18 सीटें बिहार और उड़ीसा, और 15 सीटें बम्बई जो प्रांत है सिंध को मिलाकर। क्योंकि ये मैं इसलिए इसको लिखा है सिंध के साथ, क्योंकि 1935 में सिंध को अलग प्रांत का दर्जा मिल गया था ना। और पंजाब में 8 सीटें, असम में 7 सीटें, ये सब रिजर्व रखी गई थी। और ऐसे ही केंद्र में भी 18% सीटें रिजर्व कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में भी 18% सीटें रिजर्व कर दी गई दलित समुदाय के लिए। ठीक, ये दलित समुदाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल कास्ट ये बाद में नाम आया था ना। एससी जो शेड्यूल कास्ट ये जो नाम है ये बाद में आया था। अब ये जो पूना पैक्ट हुआ था इसको लगभग सभी पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हिंदू महासभा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद गांधी जी ने पूना पैक्ट के दौरान ही वादा किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ, मैं अपना अब पूरा जीवन जितना बचा है ना, मैं दलित समाज के लिए लगा दूंगा। दलित समाज में जो छुआछूत की प्रॉब्लम है, अछूत की प्रॉब्लम है ना, जो उनका शोषण, वर्षों से शोषण होता आ रहा है ना, उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए मैं पूरा जीवन लगा दूंगा। इसी कारण से गांधी जी ने जो उनके पॉलिटिकल काम थे, राजनीति से इस तरीके से कह सकते हैं आप, संन्यास ले लिया और पूरा जीवन उन्होंने अस्पृश्यता निवारण अभियान में लगा दिया। अब उन्होंने क्या किया, जेल में जब थे सितंबर 1932 में ही उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन कर दिया। उसके बाद जनवरी 1933 में हरिजन पत्र जो वीकली था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया। और जो दलित वर्ग के लोग हैं इनको नाम उन्होंने एक नया नाम दिया, हरिजन। हरिजन नाम दिया गांधी जी ने। अब गांधी जी अगस्त 1933 में रिहा हो गए। उसके बाद उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए, दलितों के साथ जो शोषण हो रहा था उसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिए।
तो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ लिया आपने, पूना पैक्ट पढ़ लिया है, और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हालांकि तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कांग्रेस ने केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएंगी, उसके बाद जो एक वाइट पेपर अंग्रेज जो है पब्लिश करेंगे, और उसी पे चर्चा होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और फाइनली 1935 का कानून बन के आएगा। सारा कुछ हो रहा था किसके लिए? 1935 वाला जो कानून बन के आया था ना, उसी के लिए तो सारा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। इसके नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं, आप ले सकते हैं। तो हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।